देखो आप दोनों जल्दी से एक बार देख लो। अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को पढ़ लिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़े थे पहले, न्यूटन्स लॉ से पहले क्या पढ़े थे, काइनेमेटिक्स। और उसका न्यूटन्स लॉ में पढ़े कि वो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या था, मतलब हम उसके फोर्स को पढ़ने की कोशिश किए, है ना। उसी तरह अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सेलरेशन क्यों होता है ना, कौन सा फोर्स वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहा है। तो हम देखें कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो, जनरल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसके एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज कराने के काम में आता है, और रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कराने के काम में आता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, डीवी बाई डी का मैग्नीट्यूड। डीवी बाई डी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अल्फा आर का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लो एक स्पेशल केस है जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, भले ही वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, स्पीड कांस्टेंट हो, फिर भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि हर पार्ट पे हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, अरे है ना। इसका मतलब उस केस में भी आपका एक्सेलरेशन कितना होता है, उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन होता है जो कि आपके नेट एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है, अरे है ना। तो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है, और v स्क्वायर बाय r हो जाएगा, अरे है ना। मतलब चाहे पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, दोनों केस में उसके पास एक्सेलरेशन है। मतलब दोनों केस नॉन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, दोनों केस में उसके पास एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन है ना, अरे है ना। चाहे स्पीड बदले या नहीं बदले, स्पीड नहीं बदले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड बदले तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, पक्का ना। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो पक्का इस पार्टिकल पे कोई ना कोई नेट फोर्स होगा, बिना नेट फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, अरे हो सकता है क्या। तो अब हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे, पक्का ना। तो यहां तक जल्दी से लिखो। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे हम लोग, मतलब पार्टिकल चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, दोनों केस में उसका एक्सेलरेशन होगा, होगा तो होगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में होगा, और यूनिफॉर्म के केस में सेंटर की तरफ हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, है कि नहीं है, पक्का ना। चलो, अब एक्सेलरेशन है तो मतलब नेट फोर्स है, बिना नेट फोर्स के तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्यों ना हम पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को दो पार्ट में पढ़े, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन या टुवर्ड्स सेंटर, रेडियल में अबे नहीं, टुवर्ड्स को प्लस लेंगे, किधर प्लस लेंगे, टुवर्ड्स, इज इक्वल टू रेडियल डायरेक्शन, अरे होगा। ये तो बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर आपको डायनेमिक्स कैसे लगाना है, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को कैसे पढ़ना है, वो हम बिल्कुल स्टेप वाइज आपको बताएंगे, और आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, पक्का ना। मतलब ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इधर AT इधर AR, मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन किधर है, इधर, रहे ना। मतलब इस पार्टिकल पर नेट फोर्स भी किधर होना चाहिए, इधर, अरे होना चाहिए ना। असल में नेट एक्सेलरेशन उधर ही क्रिएट होता है जिधर नेट फोर्स होता है। इसमें किसी को कोई शक है तो बता देना। अगर मान लो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर ही होगा, यही नेट एक्सेलरेशन बच जाएगा। मतलब इस समय इस पे फोर्स भी नेट किधर क्रिएट होना चाहिए, और क्या फोर्स का कंपोनेंट कहीं होना चाहिए, नहीं।
नहीं है ना, क्योंकि अगर फोर्स का कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा तो वो इसके रफ्तार को भी बदलेगा, बदलेगा, स्लो डाउन नहीं, बढ़ा भी सकता है। अरे है ना, पक्का, ठीक है। अब हम आपको कुछ स्टेप्स में सिखाएंगे सर्कुलर मोशन के सवाल को सॉल्व करना, और हमेशा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, कभी कोई गलती होगी ही, कभी गलती होगी ही नहीं, है ना। मोबाइल से प्यार नहीं है, है ना। 6 महीना तो गुजार लिया आप लोग, 1-1.5 साल और बचा है, तो धीरे धीरे बहुत सारी कहानियां आएंगी। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम आपको कुछ स्टेप्स सिखाएंगे, जिन स्टेप्स में आपको सर्कुलर मोशन के सवाल सॉल्व करने, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से चलना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किस प्लेन में हो रहा है, पहले तो आपको यह पहचानना आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, या किसी और भी प्लेन में, है ना। जैसे यहां पे दीवार पे एक कांटे लगा दिए, उसमें एक रस्सी बांध दिए, उसमें एक बॉल लटका दिए, और इसको ऐसे ऑसिलेट करके छोड़ दो, ये भी सर्कुलर मोशन ही है ना, यहीं पे दीवार में। तो आपसे पूछे बताओ इस सर्कुलर मोशन का प्लेन कौन सा है, किस प्लेन में सर्कुलर, प्लेन के लिए लाइन नहीं होता, प्लेन होता, तो वर्टिकल प्लेन है। अरे इसी प्लेन में हो रहा ना, प्लेन आप लोग नहीं जानते, ये मोशन देखो ना, इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में हो रहा ना, तो कौन सा प्लेन है, समझ में। एक रस्सी लिए, उसमें पत्थर बांध के ऐसे घुमाना शुरू कर दिए, तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। एक चीज होता है कोनिकल पेंडुलम, क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम। लेट मी ट्राई, क्या होता है, इसको खोलो, दूर दिख रहा है। ये ऐसे कहानी है, देखो, यह ना, अभी जो बताया किस प्लेन में हो रहा है, बोर्ड के प्लेन में हो रहा है सर्कुलर मोशन, है ना, यही समझा रहे थे। दूसरा टूटेगा नहीं ना बे, कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, अरे है ना, पक्का। अब एक चीज होता है कोनिकल पेंडुलम, क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम, ध्यान से देखना, किसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, देख रहे हो, इसमें भी एक सर्कुलर मोशन फॉलो हो रहा है। बताओ इस सर्कुलर मोशन का प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल। अबे कोनिकल किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में है, या किसी और प्लेन में, हॉरिजॉन्टल, पक्का, देख पा रहे हो, अरे देख पा रहे हो ना। चलो, तो कोनिकल पेंडुलम ये कुछ ऐसे होगा, है ना, दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। अब इसको यूज करेंगे इसलिए तोड़ नहीं, समझ में, पक्का। फिजिक्स को जब विजुलाइज करते हो ना तो अलग ही मजा है, ठीक है। इसमें प्लेन समझ में आया, इसमें आया, पक्का, इसमें समझ में आ गया, वेरी गुड। न्यूमेरिकल नहीं बनता,
न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करोगे तब बनेगा, 2 नहीं बनने के बाद छोड़ देने से ऐसा नहीं होगा कि तीसरा अपने आप आपकी कॉपी में बन जाएगा। अगर होमवर्क 1 से लेके 20 तक दिए हैं ना, तो 1 से लेके 20 तक जाना है, चाहे 19 सवाल नहीं बने हो, 20वां तक ट्राई करना है। ये होता है तरीका। चलो, ऐसा नहीं होगा कि आपसे 20 सब में एक भी सवाल नहीं बने, ये हमको पता है। 2 या 3 के बाद आप छोड़ दोगे तो आपकी गलती। दिस इज व्हाट वी कॉल अ कोनिकल पेंडुलम। तो पहला हो गया आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। स्टेप 2, हम अलग से डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप अलग से डायग्राम फिर बनाओगे अगर बनाना पड़े तो, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के सेंटर और रेडियस को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे मान लो इस रस्सी की लंबाई L है, कितनी है? L है, ठीक है। जहां से ये यहां, ठीक है, यहां पे हम जहां पे अंगूठा रखे हुए यहां पे ये रुका हुआ, और यहां से यहां तक की लंबाई L है, ठीक है। ये एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ऑसिलेशन अलग चीज है, बट है इसका मोशन सर्कुलर पाथ पे, है ना? अरे है ना? तो बताओ सेंटर कहां पे है इसका? बिल्कुल, मतलब इस डायग्राम में ये सेंटर है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि इसका रेडियस कितना है? L। इसका रेडियस क्या है? L। पक्का ना? पक्का? वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें डायग्राम में रेडियस हो गया L, और सेंटर कहां पे है तो दिखा लो कि ये सेंटर है, O मान लो इसको, है ना? चल, चले आगे। मान लो फिर L लेंथ का स्ट्रिंग है, तो सेंटर कहाँ है और रेडियस L, ठीक है। पक्का? कोनिकल पेंडुलम लेंथ L है, लेंथ L है, और इसको ऐसे घुमा रहा है। ध्यान से सुनो, सेंटर कहाँ है? हाँ, इसको आइडेंटिफाई करना है ना, वो हम ढूंढ लेंगे। दूसरा, ये मत बोलना कि मेरे हाथ पे सेंटर है, ठीक है। रेडियस L है? नहीं। अब इस डायग्राम में आओ, आपको सब समझ में आएगा। ये L है, ठीक है, ये रेडियस है, ये सेंटर है, और ये एंगल मान लो थीटा। तो आपका रेडियस होगा L sin थीटा। अरे होगा? पक्का? तो आइडेंटिफाई द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने प्लेन को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे? रेडियस और सेंटर को, ठीक है, हमने कर लिया उसको भी। अब क्या करें, है ना? तो अगला स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है भाई, ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ऊपर टेंशन T, या मान लो यहां आ गया कहीं, जनरल किसी एंगल पे कर लेते हैं। इधर टेंशन T, इधर mg, और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा हमको, नहीं। इसमें भी टेंशन और नीचे mg, कोई दिक्कत? चलो भाई, अच्छी बात। फ्री बॉडी डायग्राम कर लिए। स्टेप नंबर 4 पे जाओ। स्टेप नंबर 4 बोले?
3 हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप नंबर 4, resolve all the forces in the plane of circular motion and perpendicular to the plane of circular motion. In the plane of circular motion, in the plane of circular motion and perpendicular to the plane of circular motion. Resolve all the forces in the plane of circular motion and perpendicular to the plane of circular motion. सारे फोर्सेस को या तो सर्कुलर मोशन के प्लेन में रिजॉल्व करो या उसके प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करो। मतलब ध्यान से देखो, यहां पे प्लेन कौन सा है, ये वाला, तो ये प्लेन है, मतलब सारा फोर्स या तो इस प्लेन में दिखना चाहिए या इसके परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये दोनों ऑलरेडी इसी प्लेन में, इसका कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं। टेंशन का कंपोनेंट इधर कैसे आएगा, ये तो 90 पे है ना, तो कभी भी x का कंपोनेंट y में आता है क्या? तो ना तो टेंशन का कंपोनेंट इसमें आएगा ना तो mg का, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे सारे फोर्स किस प्लेन में हैं, सर्कुलर मोशन के प्लेन में, है ना। तो ऑल फोर्सेस शुड बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड अनदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। और अगर फोर्सेस पहले से सर्कुलर मोशन के प्लेन में हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से परपेंडिकुलर हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, उस प्लेन पे कोई एंगल बना रहा हो, जैसे ये, अरे जैसे ये, इसमें टेंशन इधर है, इस टेंशन का दो कंपोनेंट, एक प्लेन में जाएगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। mg पहले से प्लेन के परपेंडिकुलर है, अरे प्लेन ऐसे है ना, ध्यान से देखना, और mg किधर है, नीचे, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन टेंशन ऐसे था, ध्यान से देखो, ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन, टेंशन ऐसे है, तो टेंशन का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला इन द प्लेन। नहीं समझ में? तो इधर वाला होगा टी कॉस और इधर वाला टी साइन थीटा। इसको हटा दो, ये तो हमेशा से आदत डाल ही लो, अरे है ना, वेरी गुड। यहां तक कर लिए, जल्दी करो, ये स्टेप लिखो, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों किया अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा। अरे अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर मानो ऊपर हो रहा है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है तो सर्कल नहीं होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, स्प्रिंग की तरह, अरे होगा ना, उसको बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। तो मतलब अगर सर्कुलर मोशन इस प्लेन में हो रहा है, ध्यान से सुनना, तो इसका एक्सेलरेशन ना तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और ना ही नीचे, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, किस प्लेन के, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, या ऐसा बोलना चाहिए कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो लिखो, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट बी जीरो। और होगा तो क्या होगा, फिर सर्कल होगा ही नहीं, वो ऊपर भी जाएगा ना। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट बी जीरो। सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी नेट फोर्स नहीं जनरेट होना चाहिए, अरे नहीं होना चाहिए। अब इस डायग्राम में देखो, ऑलरेडी कोई फोर्स इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इसमें है, ऊपर टी कॉस थीटा और नीचे mg, तो इनका नेट क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम इस डायग्राम में लिख सकते हैं टी कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू जीरो। तो टी कॉस थीटा बराबर mg। नहीं समझ में?
अरे आ गया पक्का? ठीक है सर, बट अभी तक तो सर्कुलर मोशन की कोई कहानी ही नहीं हुई। स्टेप नंबर 6, आगे बोले। नाउ ऑल द फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, परपेंडिकुलर की तो कहानी खत्म कर दी उसको नेट जीरो करके, है ना। अब उसके बारे में सोचते हैं जो उसके प्लेन में रिजॉल्व करके छोड़ दिए थे, है ना। तो लिखो, नाउ ऑल द फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, नाउ all the forces in the plane of circular motion must be resolved into two components. All the forces in the plane of circular motion must be resolved into two components. कोई दिक्कत? किन दो कंपोनेंट में करना है? किन दो कंपोनेंट्स में? तो लिखो वन, उसी में नीचे ऐसे लिख के टू कंपोनेंट्स लिखे ना, और नीचे ऐसे लिख लो, ठीक है। एक होगा अलोंग रेडियस, अलोंग, और दूसरा अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा हो। Net force in radial direction equal to mass into acceleration in radial direction and net force in tangential direction equal to mass into acceleration in tangential direction. मतलब अब हमने चर्चा करा कि net force in the plane of circular motion must be resolved into two components, one along the radius and one along the tangent. इसमें आओ, इसमें परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स था ही नहीं, रेडियल में तोड़ो तो T पहले से किधर है? रेडियल है, mg का दो कंपोनेंट, ये अगर मान लो थीटा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एक इधर होगा, देखिए ये टेंजेंशियल है, अरे है ना। अच्छा, यहां पे टेंशन का दो कंपोनेंट था, एक इधर t cos थीटा, ये तो वर्टिकल में चला गया, वर्टिकल नहीं बोलो, सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया। प्लेन में कौन सा वाला था? ये जो कि ऑलरेडी रेडियल है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? अगला लिखो, फिर से ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना फिर से, है ना। अभी आपको लग रहा है क्या सर एक ही डायग्राम बनवा रहे हो? बिल्कुल स्टेप, और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, एंड आई गारंटी यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। अगला स्टेप लिखो, now apply Newton's second law, now apply Newton's second law। और ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ को प्लस लेने का, है ना, टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r। ऐसा क्यों लिख पाए पता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, न्यूटन का सेकंड लॉ। नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसी तरह दूसरा, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट इज इक्वल टू m dv बाय dt। नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट। अरे है ना, कभी भी इसको इधर मत लिखना, ये क्या है? इफेक्ट है, ये क्या है? कॉज है, ये क्या है? कॉज है, ये क्या है? इफेक्ट है ना। उसी तरह नेट फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंट इज आल्सो कैन बी रिटन एज m अल्फा। याद है? अरे याद है? अभी जो दो डायग्राम अपने पास बचा उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये अभी बात कर रहे थे इस पे, अरे है ना, ये इधर था T, इधर mg cos थीटा, mg sin थीटा। मान लो इसका रफ्तार इधर है, मतलब अभी नीचे आ रहा है ना, रफ्तार नीचे है,
इसीलिए मतलब ये नीचे आ रहा है और एक बार ऊपर भी जा सकता है, तो दोनों बार इक्वेशन अलग अलग होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे अलग होगा वो भी समझा दें। लेंथ मान लो L है, तो आप पहले लिखो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर मतलब इसको प्लस लेना, तो T जो रेडियस है, समझ में नहीं, अरे आया। और दूसरा इक्वेशन नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट M dV बाय dt। देखो ये भी पॉजिटिव है, अगर इसको प्लस लेके चलो इस डायरेक्शन को, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे dV बाय dt भी पॉजिटिव है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होगा तो स्पीड बढ़ रहा होगा, इसीलिए ये साइन थोड़ा सा देखना होगा। कोई दिक्कत? mg साइन थीटा बराबर m dV बाय dt। दो इक्वेशन आ गया, अरे आ गया ना, ये रेडियस की तरफ और ये टेंजेंट की तरफ। उसी तरह ये जो इक्वेशन बचा था, इसमें एक इक्वेशन आया था t cos थीटा बराबर mg, अरे कोनिकल पेंडुलम वाला, है ना। अब एक इधर आया था सेंटर की तरफ, कितना t साइन थीटा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर सिर्फ और सिर्फ क्या है, m। मान लो ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा स्क्वायर r, r में l करोगे कि छोटा वाला, छोटा वाला, है ना, पक्का ना? अरे हाँ कि ना? एच वर्मा लाए हो ना? चलो लाओ, कौन खतरा लेगा? तुम दोनों में से कौन नहीं लाया? तुम लाए हो? शशि लेके आए हो? आप लाए हो? क्यों क्यों भूल गए? फिजिक्स के क्लास में आज तो सिर्फ फिजिक्स था। देखो क्या बोलता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो आपको बताना है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल और द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यानी आपको L और R दिया हुआ है बस, है ना, पक्का? ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, ये दूरी R है, ये दूरी L है, थीटा मान लो, कर सकते हो। इधर होगा T, बिल्कुल यही काम है, सेंटर आइडेंटिफाई कर लिए, रेडियस आइडेंटिफाई कर लिए, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, T mg। टेंशन का दो कंपोनेंट, T cos थीटा, T साइन थीटा, ये गया। फ्री बॉडी डायग्राम कर लिए, ऑल द फोर्सेस हैज बीन रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। परपेंडिकुलर वाला कितना होना चाहिए? 0, यानी T cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं T cos थीटा बराबर, ठीक है, T साइन थीटा mv स्क्वायर बाय r। अरे होगा, हमको निकालना क्या है? v। ऐसा करो ना, इसको इससे डिवाइड कर दो तो t गायब हो जाएगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो t गायब हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर m से m भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा v स्क्वायर बाय आर जी। अरे बचेगा। अच्छा थीटा हमको नहीं पता, थीटा आपको पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये L पता है, ये R पता है ना, होगा। अच्छा तो यहां से V क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो V बराबर आर जी टेन थीटा, बताओ इस डायग्राम में टेन थीटा क्या होता है ना,
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये रूट के अंडर रूट है, ये ध्यान देना, है ना। तो v कितना आएगा, r को चाहो तो बाहर ले लो, r g पे पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/4, अरे है ना। तो v आ गया। अब क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। तो टेंशन तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, t बराबर mg बाय कॉस थीटा, mg, और कॉस थीटा कितना है, खत्म। अरे खत्म। कैसा लगा, अच्छा लगा। चलो, कि रॉड है 20 सेंटीमीटर, इसका लेंथ एल मान लेना, और इतना ही बड़ा रस्सी भी है, ठीक है। और विच इज मेड टू प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दिया, ठीक है। स्ट्रिंग आल्सो 20 सेंटीमीटर, ठीक 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 ठीक। मास कितना है, m है। चलो, तो हम डाटा पे बना देते हैं, आप वैल्यूज पुट कर लेना फाइनल आंसर में, बात खत्म। ये एक रॉड है जिसका लेंथ l है ना, और यहां अगर कुछ नहीं करते तो ये रस्सी चुपचाप ऐसे होता, लेकिन इसको घुमा रहा है तो रस्सी कुछ ऐसे हो गया। कितना एंगल बना रहा है, थीटा यानी 30 डिग्री, ठीक है, दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल, है ना, ठीक है। सेंटर क्या है सर्कुलर मोशन